तो बच्चों आज आ गए आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिटायरमेंट के बारे में। तो भाई रिटायरमेंट किसका होगा? पार्टनरशिप बिजनेस में कौन रहता है? पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक पार्टनर अपने मन से बिजनेस को छोड़ना चाहे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि वो पार्टनर रिटायर कर रहा है। वो पार्टनर जब रिटायर करेगा उसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर करना चाहे, बिजनेस को छोड़ना चाहे, तब उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में। क्या पढ़ेंगे? रिटायरमेंट चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर एडमिशन को तुम लोग ठीक से समझ चुके हो तो एक चीज याद रखना कि रिटायरमेंट भी इजीली हो जाएगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम जस्ट यही कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के लिए, और मैं जो जो बोलूंगा लिखने के लिए वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो पार्टनरशिप में पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप डिड मान के होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। पार्टनर्स लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं। वो एक एग्रीमेंट मान के बिजनेस करते हैं। क्या मान के बिजनेस करते हैं? कि एग्रीमेंट मान के बिजनेस करते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या कहला जाता है? उस एग्रीमेंट को कहा जाता है कि वो एक पार्टनरशिप डिड है। पार्टनरशिप डिड मान के पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है। हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि जब कोई पार्टनरशिप डिड एलिमिनेट हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए और उसके बदले में एक नया पार्टनरशिप डिड लागू हो, उसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। ये जो रिकंस्टिट्यूशन होता है वो 5 सिचुएशन की वजह से होता है, 5 सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है। किस लिए होता है? पहले वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। दूसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में एंट्री लेता है तब रिकंस्टिट्यूशन होता है। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के चला जाता है तब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। और पांचवा है एमलगेमेशन। एमलगेमेशन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगर मान लो 2 कंपनी है, एक एबी लिमिटेड और एक सीडी लिमिटेड, ठीक है, दोनों फर्म्स अगर मिल जाए कंपटीशन को हटाने के लिए, उसे हम कहेंगे एमलगेमेशन। क्या बोलेंगे? एमलगेमेशन। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, इस पांचों सिचुएशन की वजह से रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो पहले हम एडमिशन तो पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पढ़ चुके हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर अपने मन से बिजनेस को छोड़ना चाहे, पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ना चाहे, उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या कहेंगे? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम एक आसान एग्जाम्पल से चीज को समझेंगे, एक आसान एग्जाम्पल से हम चीज को समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल से रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे। ठीक है, तीनों दोस्त है, ए है, बी है और सी है। तीनों जन मिलके एक चॉकलेट खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? एक चॉकलेट खरीदे हैं। उसका कॉस्ट लगा 120 रुपया। कितना लगा? 120 रुपया। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो चॉकलेट तो तीनों भाग में डिवाइड होगा। वो चॉकलेट तो तीनों भाग में डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये एक चॉकलेट है मान लो, ठीक है, इस चॉकलेट को तीनों जन मिलके खाएंगे। ये पोर्शन ए खाएगा, ये पोर्शन बी खाएगा और ये पोर्शन सी खाएगा। एक जन को
कितना पोर्शन करके मिलेगा? 1/3। कितना पोर्शन करके मिलेगा? 1/3 पोर्शन करके एक जन को मिलेगा। एक चीज समझ लो, पहले टोटल तीनों जन मिलके चॉकलेट को कितना पैसा देके खरीदा? टोटल 120 रुपया देके चॉकलेट को खरीदा गया, ठीक है। मतलब एक जनों ने कितना दिया? 120/3 करके एक जन 40 रुपया करके दिया। कितना रुपया करके दिया? 40 रुपया करके दिया। मतलब ए 40 दिया, बी 40 दिया और सी 40 दिया, ठीक है। और वो लोग ने डिसाइड किया एक चॉकलेट को 1/3 करके खाएंगे। मतलब टोटल चॉकलेट को तीनों हिस्से में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक जब चॉकलेट का पैकेट ओपन होने जा रहा है, तब सी बोल रहा है कि भाई हमको पेट दर्द कर रहा है, हम चॉकलेट नहीं खाएंगे। ए और बी बोल रहा है ठीक है मत खाओ चॉकलेट को। लेकिन सी बोल रहा है ठीक है हम तो चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम चॉकलेट खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किए थे, जितना पैसा कंट्रीब्यूट किए थे, उसको हमको लौटाओ। सी कितना इन्वेस्ट किया है? सी ने इन्वेस्ट किया है 40 रुपया। कितना इन्वेस्ट किया है? 40 रुपया। ये बोल रहा है कि ये जो 40 रुपया है ये हमको लौटाओ, ये हमको लौटाओ। तो फिर क्या डिसाइड किया गया? ये जो ए है और बी है दोनों 20-20 रुपया करके सी को लौटा देगा। मतलब 20-20 रुपया करके सी को लौटा देगा, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज सोचो, अभी चॉकलेट का साइज क्या कम हो रहा है सी के जाने के बाद? नहीं कम हो रहा है। चॉकलेट का साइज सेम ही रहेगा, चॉकलेट का साइज सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो चॉकलेट तीनों जन मिलके खाने का था, वो चॉकलेट अब दोनों जन मिलके खाएगा। कौन कौन खाएगा? दोनों जन मिलके खाएगा। ए एक पोर्शन खाएगा, बी एक पोर्शन खाएगा। मतलब 1/3 करके जो चॉकलेट खाने का था, वो चॉकलेट अब हाफ करके खाया जाएगा। कितना करके खाया जाएगा? हाफ करके खाया जाएगा। दैट मीन्स वो जो पहले का पोर्शन था, मतलब जो लोग चॉकलेट खाएगा, पहले कौन था? ए और बी पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। अभी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, चॉकलेट का हिस्सा तो खत्म नहीं हो रहा ना, चॉकलेट का टोटल जो जितना था वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन सी अगर छोड़ के चला जाए, सेम अगर रहेगा, तो इस ए को और बी को ज्यादा प्रोपोर्शन में, ज्यादा शेयर में प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा शेयर में चॉकलेट को खाने को मिलेगा। दैट मीन्स ये ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी को जितना मिलना था उससे ज्यादा मिल रहा है। ए और बी को जितना मिलना था उससे ज्यादा मिल रहा है। दैट मीन्स ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इसलिए ए और बी अगर गेन करेगा तो ए और बी का फर्ज है कि सी की वजह से ए और बी गेन कर रहा है ना? सी की वजह से ए और बी गेन कर रहा है, इसलिए ए और बी का फर्ज है कि सी का जो कंट्रीब्यूशन था उसको ए और बी आपस में बांट के सी को रिफंड कर दे। क्या कर दे? रिफंड कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक है। यही रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। रिटायरमेंट में क्या बोला जाता है? अगर मान लो तीनों पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, अगर सी बिजनेस को छोड़ना चाहे, सी अगर पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ना चाहे, सी ने पहले बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया था? पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। सी अब बोलेगा हम तो बिजनेस छोड़ रहे हैं, हम प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, लेकिन हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे उसको हमें लौटा दो। उसको लौटाएगा कौन? उसको लौटाएगा वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेगा। ए और बी जो पार्टनर्स रहेगा वो क्या करेगा? वो पैसा ठोको लौटाएगा। किसको लौटाएगा? सी को लौटाएगा। सी कौन है? सी रिटायरिंग पार्टनर है। सी को पैसा लौटाया जाएगा, सी को पैसा लौटाया जाएगा, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रीअसेसमेंट में और एडमिशन में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। फिर भी जो लोग नए हैं और रिटायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से हम फिर से बता दे रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, अगर कोई बिजनेस चालू होता है एक पीरियड में, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहे, वो 1 साल बाद, मतलब स्टार्टिंग एक समय हुआ था, एंडिंग जब ईयर एंड होगा तब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ रहा है ना?
तब जब ईयर एंड होने वाला है तब कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ रहा है। जब वो बिजनेस को छोड़ेगा तब बिजनेस का एसेट्स का या फिर लायबिलिटीज का, एसेट्स या फिर लायबिलिटीज का वैल्यू क्या सेम रहेगा? बिजनेस के एसेट्स या फिर लायबिलिटीज का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, या फिर बढ़ेगा या फिर कमेगा, या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा, है ना। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़े, एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज करे तो क्या होगा? लॉस होगा। वाइस वर्सा क्या होगा? लायबिलिटीज का वैल्यू अगर इंक्रीज करे तो लॉस होगा, लायबिलिटीज का वैल्यू अगर डिक्रीज करे तो प्रॉफिट होगा। इससे हम चेक करेंगे तो अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, बढ़ रहा है या फिर कम रहा है, इसकी वजह से टोटल बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर रिवैल्यूएशन करके देखा गया कि प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट को पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिमिलरली अगर लॉस हुआ, ओल्ड रेशियो से वो नुकसान को सफर किया जाएगा, उस नुकसान को सफर किया जाएगा। इसलिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर क्या बनाएंगे? फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस लिए बनाएंगे? हम चेक करेंगे कि रिटायरमेंट जब हो रहा है, दैट मींस रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन के वजह से पार्टनर्स लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? पार्टनर्स लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? पार्टनर्स लोग कितना करके कैपिटल पार्टनर को मिलेगा? दैट मींस एक पार्टनर ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया था, पहले में इनिशियल कैपिटल कुछ लगाया था, उसके बाद बिजनेस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होगा या फिर कोई फंड्स होगा या फिर कोई रिजर्व्स होगा, वो रिजर्व्स हो या फिर वो फंड्स हो, पार्टनर्स लोगों में बांटा जाएगा, पार्टनर्स लोगों में बांटा जाएगा। वो जो प्रॉफिट्स मिलेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल से एड अप होता जाएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल से एड अप होता जाएगा। और लास्टली गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। ये चेक करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पार्टनर लोगों का कैपिटल पोजीशनिंग चेक करने के लिए, मतलब कि कैपिटल का पोजीशन क्या है, कैपिटल का स्थिति क्या है, ये चेक करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और हम ये सब आइटम्स हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल अगर बढ़ेगा, अगर पार्टनर के कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम अमेरिकन अप्रोच में पढ़े थे, हम मॉडर्न अकाउंटिंग रूल में पढ़े थे कि कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। या फिर अगर किसी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई बिजनेस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, कोई लॉसेस है, उस लॉसेस को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, उस लॉसेस को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर लॉस होगा, वो लॉस को कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा, उस लॉस को कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा। अल्टीमेटली हम चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होगा, मतलब कि ए और बी बिजनेस करेगा, सी छोड़ के जा रहा है, ए और बी का एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल का स्थिति क्या है, मतलब उन लोगों का कैपिटल कितना है, उन लोगों ने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो हम चेक करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एंड वो जो रिटायरिंग पार्टनर होगा, वो रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा दिया जाएगा, वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये भी हम चेक करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। वो जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको जो पैसा दिया जाएगा, उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा, उसको आइदर कैश में दिया जाएगा और बैंक के थ्रू में दिया जाएगा और किसी प्रॉमिसरी नोट की माध्यम से दिया जाएगा, या फिर अगर ये तीनों चीज नहीं होगा तो फिर टोटल अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन सब चीजों को हम चेक करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और लास्टली हम क्या बनाएंगे? रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। इसलिए बनाएंगे रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट कि हम बोले थे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज हो रहा है। एसेट्स का और
लायबिलिटीज का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, दैट मींस फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो रहा है बिजनेस का, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन हम देखेंगे सी के जाने के बाद, सी के जाने के बाद या फिर रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद बिजनेस का स्थिति क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। हम आशा करते हैं कि अभी तक हम जो जो बोले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन तो लिख लिए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को उतार लो, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों को आसान तरीके से समझाएंगे इस क्वेश्चन को, और रिटायरमेंट कैसे किया जाता है और रिटायरमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो आप लोगों को दिखाएंगे। हमने इस क्वेश्चन का एक छवि दे दिया है अपने वीडियो में, आप लोग पॉज करके वो क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पहले लिखा हुआ है ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है? ए बी और सी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. That means they decided to share their profits and losses in the ratio of 5:3:2. That means that is their profit sharing ratio. 5:3:2 is their profit sharing ratio. Now the balance sheet as at 1st April 2020 was as follows. उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। वो लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, वो लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, उसका फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। दैट मींस कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ टर्म्स और कंडीशंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिखा है कि सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। सी नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो रिटायर कर रहा है। सी रिटायर कर रहा है। कब रिटायर कर रहा है? वो जो डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020, उस डेट में सी रिटायर कर रहा है। पहले का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। दैट मींस आप लोग जानते ही है कि हर बिजनेस का गुडविल होता है। दैट मींस उसका नाम होता है। ठीक है, बिजनेस का नाम होता है। उस नाम की वजह से बिजनेस क्या अर्न करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। अगर किसी बिजनेस का गुडविल ज्यादा हो, दैट मींस उस बिजनेस का सेल्स भी ज्यादा होगा, और अगर सेल्स ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए जब रिटायरमेंट होगा तब हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस लिए गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि पहले कौन कौन मिलकर बिजनेस चला रहा था? पहले ए, बी और सी तीनों मिलकर बिजनेस चला रहा था। दैट मींस बिजनेस में कौन कौन लोग एफर्ट्स दिए हैं? तीनों जन मिलके एक साथ एफर्ट्स दिए हैं। दैट मींस बिजनेस का जो गुडविल है, बिजनेस का जो रेप्यूटेशन है, बिजनेस का रेप्यूटेशन जो बढ़ा, वो किस लिए बढ़ा? ए की वजह से बढ़ा, बी की वजह से बढ़ा और सी की वजह से बढ़ा। ठीक है ना? जब सी जाएगा बिजनेस छोड़ के, तब ए और बी ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि सी किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं किया गुडविल बढ़ाने में। ये डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है और सी का कंट्रीब्यूशन कितना है इस टोटल गुडविल में। सी का कंट्रीब्यूशन कितना है इस टोटल गुडविल में, ये हम लोगों को वैल्यूएट करना पड़ेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो सी का पोर्शन रहेगा, उस सी के पोर्शन को कौन देगा? सी के पोर्शन को ए और बी दोनों मिलके देगा। ए और बी दोनों मिलके देगा। एक चीज देखो, ए और बी और सी था, तीनों जन था। सी अगर छोड़ के जाएगा, ए का और बी का दोनों का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। दैट मींस वो लोग जितना प्रॉफिट पहले अर्न कर रहे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट अब अर्न करेगा, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रॉफिट अर्न करेगा। दैट मींस ए और बी दोनों मिलके गेन करेगा। सी के जाने के वजह से ए और बी दोनों मिलके गेन करेगा, दोनों गेन करेगा। ए और बी मिलके जो गेन करेगा वो एक प्रोपोर्शन में गेन करेगा। उस प्रोपोर्शन को क्या कहला जाएगा? उस प्रोपोर्शन को कहलाया जाएगा कि वो गेनिंग रेशियो है। तो फिर गेनिंग रेशियो क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो।
तो फिर यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2। नाउ जब सी रिटायर करेगा तब प्रोपोर्शन कितना होगा, यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया गया रिगार्डिंग द न्यू रेशियो, दैट मींस देन यू हैव टू कंसीडर द न्यू रेशियो एज 5:3। वाई, कौन जा रहा है, सी जा रहा है, ये 2 वाला जो पोर्शन है ये सी का पोर्शन है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको अगर हम हटा देंगे तो बचा कौन, ए और बी बचा। ए का कितना पोर्शन है 5 और बी का कितना पोर्शन है 3, दैट मींस 5:3 होगा हमारा न्यू रेशियो। और द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो विल बी टर्म्ड एज द गेनिंग रेशियो। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, पहले बोला गया जो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। हमने बोला कि गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस का टोटल गुडविल कितना है और सी का पोर्शन कितना है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पोर्शन कितना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर सी के पोर्शन को ए और बी दोनों जन मिलके देगा, कौन देगा, ए और बी दोनों जन मिलके सी के पोर्शन को सी को देगा, ठीक है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट को देखो क्या लिखा हुआ है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स, मतलब जो डेटर्स का जो वैल्यू है उनमें से हमको डाउटफुल लग रहा है, कितना डाउटफुल लग रहा है, 5% का डेटर्स हमको डाउटफुल लग रहा है, डेटर्स मीन जिनसे हम पैसा लेने वाले हैं, हमको डाउटफुल लग रहा है। फिर स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब कि स्टॉक का जो वैल्यू है, स्टॉक का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, कितना तक इंक्रीज करेगा, 10% तक इंक्रीज करेगा। फिर पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स मतलब एक एसेट है जिसका वैल्यू अभी हमको नहीं मिलेगा, जिसका वैल्यू अभी हमको नहीं मिलेगा, मतलब रिकंस्टिट्यूशन में पेटेंट्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, मतलब पूरा एसेट ही घट चुका है, ठीक है। फिर बिल्डिंग्स भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, दैट मींस बिल्डिंग का जो वैल्यू है, बिल्डिंग का वैल्यू 20% तक बढ़ेगा, बिल्डिंग का वैल्यू 20% तक बढ़ेगा, ठीक है। और क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2000 मोर देन द बुक वैल्यू, दैट मींस हम लोगों को जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था उनसे और 2000 ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, दैट मींस लायबिलिटी हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है ना। तो हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, जैसा हमने बोला था, ठीक है। हम लोगों को ये तीनों चीज बनाना है। ये जो एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जो चेंज हो रहा है, ये इसका ट्रीटमेंट हम कहां दिखाएंगे, इसका ट्रीटमेंट हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल पोजीशनिंग चेक करेंगे, मतलब जो पार्टनर्स तो है उन लोगों का कैपिटल का पोजीशंस क्या है ये हम चेक करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और फिर रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे टू चेक आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म और द न्यू फर्म, दैट मींस व्हेन द ओल्ड पार्टनरशिप इज टर्मिनेटिंग, उसके बदले में नया पार्टनरशिप डेट लागू हो रहा है, इसका मतलब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, दैट मींस न्यू फर्म बन रहा है, न्यू पार्टनरशिप बन रहा है, इसका मतलब न्यू फर्म भी बन रहा है। न्यू फर्म का हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमने क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझाया, सिंपल तरीके से समझाया। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं जगह पे डाउट हुआ या फिर समझने में प्रॉब्लम हुआ, आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि हम सॉल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। अब एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे कि ये एंट्री जो है हम लोगों ने क्यों किया, ठीक है, और फाइनली इतना ट्रीटमेंट हमने किस लिए किया। पहले क्या बोला गया था, पहले बोला गया था हम लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना है, किस में, डेटर्स में। कितना परसेंट क्रिएट करना है, 5%। डेटर्स का वैल्यू कितना था, डेटर्स का वैल्यू था 8000 रुपया, डेटर्स का वैल्यू था 8000 रुपया। 8000 रुपया में हम लोगों को 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, दैट मीन्स कि वो पैसा हम नहीं भी पा सकते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोग जब एडमिशन किए थे तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट किए थे, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज इन एसेट्स एंड चेंज इन लायबिलिटीज लेते हैं। जो वैल्यू चेंज होता है एसेट और लायबिलिटी का, जो वैल्यू चेंज होता है, सिर्फ वही वैल्यू हम कंसिडर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां कौन सा वैल्यू लेंगे ये हम बताएंगे अभी।
आप लोग जानते ही हैं जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्या बोला मैंने, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज करेगा, दैट मींस इट सिंबलाइजेस प्रॉफिट। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल में। दैट मींस डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है, और क्रेडिट में आता है इनकम्स। क्या आता है, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम्स, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल में। तो प्रॉफिट अगर होगा, दैट मींस प्रॉफिट मींस इनकम, इनकम आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम इनकम्स को कंसीडर करेंगे, यानी कि जब एसेट्स इंक्रीज करेगा या लायबिलिटीज घटेगा तब हम कंसीडर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस एंट्री को, वो चेंज इन वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में हम क्या कंसीडर करेंगे, डेबिट साइड में हम कंसीडर करेंगे एक्सपेंसेस यानी कि लॉसेस। जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा या लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, दैट मींस इट सिंबलाइजेस और इट इंडिकेट्स लॉस। लॉस मींस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। हम लोग सब एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हम बोथ साइड करके देखेंगे कि बोथ साइड में कौन सा साइड ज्यादा है। इस सब में क्रेडिट साइड का वैल्यू ज्यादा था, यानी कि इनकम्स ज्यादा था एक्सपेंस से। इनकम ज्यादा था एक्सपेंस से। इनकम अगर ज्यादा होगा एक्सपेंस से तब इट सिंबलाइजेस प्रॉफिट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब ठीक उल्टा सोचिए, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होता इनकम से तब इट सिंबलाइजेस लॉस। लेकिन इस सब में क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, दैट मींस इट सिंबलाइजेस प्रॉफिट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी कि गैप कौन से साइड में आ रहा है, गैप आ रहा है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में अगर जब गैप आएगा तब दैट मींस कि प्रॉफिट हो रहा है। उस गैप को हम क्या देख के लिखेंगे, उस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स लोगों में, ओल्ड पार्टनर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये जो प्रॉफिट मिलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर लॉस होता तो ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स अपने में सफर करता, ठीक है। कौन से रेशियो में सफर करता, ओल्ड रेशियो में सफर करता, ठीक है। तो फिर यानी कि इस सब में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर हम प्रॉफिट को कहां कंसीडर कर रहे हैं, डेबिट साइड में। अगर लॉस होता तो गैप कहां आता, गैप आता क्रेडिट साइड में, ठीक है। गैप आता क्रेडिट साइड में। यहां से हम ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स हम एक बार देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या था, पहले बोला गया था कि प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि डेटर्स का जो वैल्यू है उनमें से 5% पैसा हमको नहीं भी मिल सकता है। दैट मींस हम लोग पहले से ही फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को कंसीडर करके हम पहले से ही एक पैसा साइड में रख लेंगे एज बैड डेब्ट, एज डाउटफुल डेब्ट। पैसा मार जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये लायबिलिटी है। दैट मींस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। प्रोविजन यानी कि लायबिलिटी, दैट मींस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो कहां कंसीडर करेंगे, डेबिट साइड में। फिर बोला गया स्टॉक का जो वैल्यू है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। अगर स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज करेगा, दैट मींस एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो वो हम कहां कंसीडर करेंगे, हम वो कंसीडर करेंगे क्रेडिट साइड में। इसलिए हम लिखे बाय स्टॉक अकाउंट। वैल्यू कितना होगा, जो 40,000 रुपया बैलेंस शीट में था वो 40,000 रुपया का 10% लेंगे। 40,000 रुपया का 10% होता है 4,000, ठीक है। यानी कि स्टॉक का ट्रीटमेंट हम कर लिए। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया पेटेंट्स जो है, पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इस इंटेंजिबल का एसेट का वैल्यू टोटल ही घट जा रहा है, मतलब कि ये पूरा ही वैल्यूलेस है। तो फिर एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। इस लॉस को हम कहां कंसीडर करेंगे, डेबिट साइड में कंसीडर करेंगे। क्या लिखेंगे, टू पेटेंट्स अकाउंट टोटल वैल्यू ही
घट जा रहा है, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू था, बैलेंस शीट में जो वैल्यू था वही वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे। यही चेंज इन वैल्यू है, ठीक है। पहले 4000 था, अभी 0 है, यही चेंज इन वैल्यू है, ठीक है। फिर बोला गया बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एक और एसेट है, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा? 20% तक बढ़ेगा। फिर से क्या बोला गया कि बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कि एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 12000। कहां से आया 12000? पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? बिल्डिंग का वैल्यू था 60,000 रुपया। कितना था? 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपया का 20% करके हम देखेंगे 12,000 रुपया आता है। दैट मीन्स बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। फिर क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिटर्स जिसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, जिसका बर्डन है हम पे, जिसको हम पे करेंगे, उसको हम 2000 ज्यादा पे करना है, उसको 2000 ज्यादा पे करना है। दैट मीन्स लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट कम्स ऑन द डेबिट साइड, isn't it? It comes on the debit side. So हम ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना बढ़ रहा है? 2000 रुपया बढ़ रहा है ना। चेंज इन वैल्यू को हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, चेंज इन वैल्यू, डिफरेंस इन वैल्यू, ठीक है। अभी दोनों साइड में कंपेयर करके देखेंगे कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड कम है। इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, लेकिन बोथ साइड हम सेम वैल्यू लिखेंगे। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 9600। इस 9600 क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट से 9600 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराना पार्टनर्स रहेगा इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, वो उसमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एक जन को 4800 रुपया मिल रहा है, एक जन को 2880 रुपया मिल रहा है, एक जन को 1920 रुपया मिल रहा है। एक बात हम फिर से बोल रहे हैं कि हमने जो सम टोटल किया है ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हमने पहले लिख लिया, यानी कि टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। उसके बाद हमको क्या बनाना है? हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है टू चेक आउट द कैपिटल पोजीशंस, यानी कि एक पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा, एक पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा और उसका फाइनल कैपिटल कितना होगा, ये चेकआउट करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पहले इनिशियल कैपिटल्स कितना था पार्टनर लोगों का? 50,000, 35,000, 25,000 हमने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद जो रिजर्व था बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में रिजर्व था, रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट भी हम कर लिए ओल्ड रेशियो में। ये जो रिजर्व फंड है दैट मींस प्रॉफिट का एक पोर्शन है, इस पोर्शन को बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में, इस पोर्शन को बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। रिजर्व फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ओल्ड रेशियो में। फिर है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय अगर वर्क प्लेस में उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो जो नुकसान होगा वो नुकसान को कौन भरेगा? उस नुकसान को कंपेंसेट करेगा बिजनेस। बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा? बिजनेस को पैसा मिलेगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। प्रॉफिट को साइड करके एक रिजर्व बनाया जाता है, उस रिजर्व से वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम नहीं बना, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बचा रहेगा उसको पार्टनर्स लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो हमको ट्रांसफर करना कहां पड़ेगा? हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर कर लिया है। एक चीज और, बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर, पुराने बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना पड़ेगा, दैट मींस उसको हमको टू साइड में डालना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोगों ने किया राइट ऑफ, ठीक है।
इसके बाद दिया हुआ है 4 साल का प्रॉफिट। 4 साल के प्रॉफिट को मान के 2 साल का गुडविल निकालना है। ठीक है, 2 साल का गुडविल कैलकुलेट करना है। हम 2 साल का गुडविल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका तो गुडविल में कुछ कंट्रीब्यूशन था, हमने जैसा बोला, उस कंट्रीब्यूशन को कौन देगा? उस कंट्रीब्यूशन को देगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि ए और बी मिलके सी को अपना हिस्सा दे देंगे। ए और बी मिलके सी को अपना हिस्सा दे देंगे इन गेनिंग रेशियो। पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो। मतलब कि न्यू रेशियो से अगर हम ओल्ड रेशियो को घटा दे तो फिर गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट क्या है आप लोग देख सकते हैं कि 5/8 माइनस 5/10। पहले कितना था? पहले था 5/10 इसका शेयर था, और अब कितना हो रहा है? 5/8। पहले कितना था? 5/10 था, अब कितना हो रहा है? 5/8। तो फिर न्यू रेशियो कितना है? 5/8 माइनस 5/10। ऐसे फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग करके देखिएगा तो इतना वैल्यू आएगा। रेशियो गेनिंग रेशियो बनेगा 5:3। क्या बनेगा? 5:3। आप लोग चेक कर सकते हैं यहां से। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट करना पड़ेगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट करना पड़ेगा, और एक मेथड दिया हुआ है, गुडविल निकालने के लिए। उस मेथड से ही हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, यानी कि 4 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका एवरेज निकालेंगे, फिर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 4 साल का प्रॉफिट एक लॉस था, उसको डिडक्ट कर दिया हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट कंसीडर किए, उसको 4 साल से डिवाइड किए, 1 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल गया 10,000 रुपया। इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स परचेस था 2, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो फिर गुडविल निकल जाएगा। उस गुडविल, टोटल गुडविल का वैल्यू कितना बनेगा? 20,000 रुपया। कितना बनेगा? 20,000 रुपया। 10,000 इंटू 2 इक्वल टू ₹20,000। ओके, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। अभी हमको सी का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा गुडविल में। सी का रेशियो कितना था? टोटल रेशियो था 5:3:2, यानी कि सी का कंट्रीब्यूशन कितना था? 2/10। टोटल कितना था? 10, और सी का कंट्रीब्यूशन कितना था? 2/10। कितना था? 2/10, यानी कि सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 20,000 इंटू 2/10, यानी कि 4,000 रुपया। इस 4,000 रुपया कौन मिलके देगा? देगा ए और बी मिलके। कौन से रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में, यानी कि 2500 देगा ए और बी देगा 1,500 रुपया। फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जो गुडविल देगा, यानी कि गुडविल कौन देगा? ए और बी देगा, अपने कैपिटल से देगा, अपने कैपिटल से देगा, यानी कि ये अमाउंट सी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सी के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसलिए हम बाय एस कैपिटल अकाउंट किए, बाय बीस कैपिटल अकाउंट किए। गुडविल दे कौन रहा है? ए दे रहा है और बी दे रहा है। किसको दे रहा है? सी को। सी के अकाउंट में प्लस हो जाएगा, कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्या किए? सी के अकाउंट में प्लस कर दिए, सी के अकाउंट में प्लस कर दिए, और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट हमने क्रेडिट साइड में कर लिया। ठीक है, ए और बी मिलके सी को गुडविल का पोर्शन दे रहा है। वो क्या कोई कैश ला रहा है? ए और बी मिलके क्या कोई कैश ला रहा है? नहीं ला रहा। वो जो अमाउंट होगा वो उन लोगों के कैपिटल से डिडक्ट होगा, वो हम लोग डिडक्ट करेंगे। 2C's कैपिटल अकाउंट लेके हम लोग डिडक्ट करेंगे एस कैपिटल से और बीस कैपिटल से। दैट मींस अगर कैपिटल घटेगा, कैपिटल अगर कमेगा, दैट मींस ए और बी का कैपिटल कम रहा है, ए और बी का अगर कैपिटल कमेगा तो घटेगा, तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। कैपिटल अगर डिक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फिर हम डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे? 2C's कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे 2500 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में लिखेंगे 1500। ठीक है, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम टोटल करके देखेंगे कौन रिटर्न कर रहा है? रिटर्न कर रहा है सी। अगर हम टोटल क्रेडिट को प्लस कर देंगे और डेबिट से माइनस कर देंगे, सी का कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट अगर कर लेंगे सी के कॉलम में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिल जाएगा कि सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कि सी को देना कितना है, सी को देना कितना है, ये हम लोगों को पता चल जाएगा।
सी को जो अमाउंट मिलेगा वो आइदर कैश और बैंक के थ्रू में मिल सकता है, यानी कि अगर कैश और बैंक नहीं है, अगर बिजनेस में सफिशिएंट कैश या फिर बैंक में सफिशिएंट कैश नहीं है, तो फिर टोटल अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लोन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल क्रेडिट में जितना अमाउंट है उनमें से डेबिट का अमाउंट अगर हम डिडक्ट कर देंगे तो लोन अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा, लोन अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा। अभी बोथ साइड करना है, बोथ साइड करके देखेंगे कौन सा साइड ज्यादा है, बाई साइड ज्यादा है यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का अमाउंट हम लोग बोथ साइड में डाल देंगे, बोथ साइड में डाल देंगे। अब देखना है डेबिट साइड में कितना डिफरेंस है, यानी कि बिजनेस अगर कैरी फॉरवर्ड तो होगा ही ना, ए और बी मिलकर बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। तो नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट पार्टनरशिप में इन लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये हम लोग चेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे? ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट करेंगे ए और बी के कॉलम में से, तो हम लोगों को सीडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सीडी। ये सीडी हम लोगों को नेक्स्ट ईयर में बीडी हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम लोग ये कैपिटल को यूज करेंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर में ये कैपिटल को यूज करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हो गया है। अभी बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट है, नया फाइनेंशियल पोजीशन है। दैट मींस एसेट का वैल्यू चेंज हुआ था, लायबिलिटीज का वैल्यू भी चेंज हुआ था, एसेट का वैल्यू भी चेंज हुआ था, लायबिलिटीज का वैल्यू भी चेंज हुआ था। एसेट में क्या हुआ था? कैश का क्या कोई चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। कैश का अमाउंट डायरेक्ट बैठा देंगे। फिर डेटर्स में क्या कोई चेंज हुआ था? डेटर्स में भी चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? डेटर्स में हम लोग प्रोविजन क्रिएट किए थे। क्या क्रिएट किए थे? प्रोविजन। वो अमाउंट तो क्या होगा? डिडक्ट होगा। फिर मिलेगा हम लोगों का नेट डेटर्स, यानी कि अब हमारा डेटर्स कितना है, टोटल जितना डेटर्स था उनमें से अगर हम प्रोविजन को डिडक्ट कर देंगे तो हम लोगों को नेट डेटर्स मिल जाएगा, नेट डेटर्स मिल जाएगा, है ना। और स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि एसेट इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐड एप्रिसिएशन। एपीपी का मतलब है एप्रिसिएशन, मतलब कि एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 10%, यानी कि 40,000 पहले था, अभी 4,000 और बढ़ रहा है, यानी कि 44,000 हो रहा है अभी का स्टॉक का वैल्यू। अब फर्नीचर के बारे में कुछ एडजस्टमेंट में बोला ही नहीं गया। दैट मींस देयर इज नथिंग स्टेटेड इन द एडजस्टमेंट। फॉर दैट रीजन वी कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन द आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। इन द आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट वी कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। अगेन बिल्डिंग के बारे में बोला गया था कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। कितना तक बढ़ा है? बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है 20% तक। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ा है? 12,000 रुपया, मतलब 20% तक बढ़ा है। मतलब पहले कितना था? 60,000, अब कितना होगा? 60,000 प्लस 12,000, मतलब कि 72,000 होगा अभी का बिल्डिंग का वैल्यू। मतलब कि एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के हो रहा है 72,000। इसी तरह से हम लोगों ने सब एसेट का वैल्यू कंसिडर कर लिया है, एसेट को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अभी लायबिलिटीज का रिकॉर्डिंग करना है। पहले ही क्रेडिटर्स के बारे में बोला गया था कि जिसको हम लोगों को पेमेंट करना है उनमें से 2,000 और ज्यादा पेमेंट करना है। दैट मींस द वैल्यू ऑफ creditors is rising. That means the value of creditors is rising. For that reason we considered the value of the creditor in the inner column and added the amount that has been increased and added the amount that has been increased, that is rupees 2,000. पहले का वैल्यू कितना था? पहले का वैल्यू था 10,000, लेकिन अब बढ़ कितना रहा है? 2,000 का 2,000 का वैल्यू बढ़ रहा है। For that reason now the value of the creditor is rupees 12,000, is rupees 12,000. Again now regarding employees provident fund nothing has been stated in the question. कुछ बोला ही नहीं गया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक फंड होता है, लेकिन उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए उसका अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में बैठा देंगे, आउटर कॉलम में बैठा देंगे। अभी वो लोन अकाउंट, सी को जो पेमेंट करना है, सी का जो कंट्रीब्यूशन था, सी ने जितना तक का इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट को लौटाया जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट को लौटाया जाएगा इन विच फॉर्म? इन फॉर्म ऑफ
loan, in form of loan. That means that loan will be considered as the liability of the business. That loan will be considered as the liability of the business. That means A और B जो है, A और B को उस लोन के अमाउंट को चुकाना है, उस लोन के अमाउंट को चुकाना है, इसलिए हम लोगों ने लायबिलिटीज में सी का लोन को कंसीडर किया है, सी का लोन को कंसीडर किया है। अभी कैपिटल्स कितना है? कैपिटल्स पहले था 50,000 35,000, ए का और बी का, सी तो नहीं है, सी तो रिटायर कर रहा है ना। अभी कौन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है? ए और बी। ए और बी का करंट कैपिटल कितना है? करंट कैपिटल है ये 53,300 एंड 36,980, ये है करंट कैपिटल। करंट कैपिटल हम कंसिडर करेंगे, दोनों को प्लस करके जो मिलेगा वो दोनों का कंबाइंड कैपिटल होगा। क्या होगा? कंबाइंड कैपिटल। इसी तरह से हम टोटल लायबिलिटी को बैठाएंगे, अभी चेक करेंगे कि दोनों साइड टैली हो रहा है कि नहीं। अभी देखते हैं कि दोनों साइड टैली हो रहा है, यानी कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो चुका है। इसी तरह से हम रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। यही ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट का। आप लोग बस ये सब नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि रिटायरमेंट खत्म हो चुका है।